प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक न्यू टॉपिक पे ब्रिंजल, जिसको एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे अजीज मित्रों में श्री जितेंद्र कुमार मौर्य जी के रिक्वेस्ट पर कि डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में ब्रिंजल, चिली एवं टोमेटो का कल्टीवेशन होता है, तो आप जो है ब्रिंजल की खेती पे प्रकाश डालिए। हमने कहा ठीक है, चलिए मैं अगला एपिसोड ब्रिंजल पे ही बना देता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि ये सीधे हमारे रसोई घर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम सभी लोग सब्जियों का प्रयोग करते हैं और मेरे प्रिय किसान भाई सब्जियों में इतनी ज़्यादा इंसेक्टिव पेस्टिसाइड का यूज करते हैं जो कि सीधे हमारे फूड चेन, खाद्य जाल से जुड़ा होता है। आप यह देखिए, टोटल इंसेक्टिव पेस्टिसाइड का 13 से 14% वह सब्जियों में यूज होता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए कि 5.13%, 5.13% ओनली चिलीज में यूज होता है, केवल मिर्चे में। और मिर्चा ऐसा फ्रूट्स है कि आप हर भोजन में यूज करते हैं। और आप ये देखिए कि कितनी मात्रा चली गई। 13 से 14% का सीधे 5.13% चिलीज में यूज हो गया, मिर्चे में। नेक्स्ट क्रॉप आता है ब्रिंजल, 4.6%। आप देखिए 5 + 4 कितना हुआ। इसके बाद जो बचा वह चला गया टोमेटो में। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये सीधे सीधे हमारे खाद्य पदार्थों में यह सम्मिलित है। और अगला आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति को पर डे प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी चाहिए। 300 ग्राम सब्जियों में भी इसका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए आप। 120 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स, 90 ग्राम रूट एंड ट्यूबर और 90 ग्राम अदर वेजिटेबल्स। अर्थात 120 ग्राम जो लीफी वेजिटेबल था, तो लीफी वेजिटेबल में देखिए फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे आंतों की सफाई करते हैं। और रूट एंड ट्यूबर 90 ग्राम, 90 ग्राम। रूट में क्या है? पोटैटो, आलू है, ट्यूबर में आलू है, और रूट में गाजर है, मूली है, चुकंदर है, सलजम है। तो 90 ग्राम यह होगा। और 90 ग्राम में फिर अदर वेजिटेबल्स में गोभी है, बैगन है, टमाटर है। तो कुल मिला के इसकी टोटल मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। 300 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है पर डे पर कैपिटा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिन मित्रों को या जिन साथियों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, वह जो है सफ़ेद बैगन ही यूज करेंगे। जो नेचुरल, जो आम ग्रीन या और पर्पल कलर के जो ब्रिंजल हैं, उनको वह यूज नहीं करेंगे। यह जो है कंपटीशन में पूछा भी गया है कि डायबिटीज के पेशेंट को किस कलर का या किस रंग का बैगन यूज करना चाहिए, तो वह हरे रंग का बैगन यूज करेंगे। दूसरी बात, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, वो भी बैगन, पालक एवं मूली का सेवन कम से कम करें। एकदम हम यह नहीं कहते कि आप ना करें, कम से कम करें, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए में मदद करता है। तो यह बात का आप ध्यान रखिएगा कि किनको नहीं खाना है, किनको खाना है और किनको किस कलर का ब्रिंजल लेना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ब्रिंजल और चिली, टोमेटो, यही 3 क्रॉपों में यह जो 13 से 14% का आंकड़ा है सब्जियों का, यह ले दे के टोटल 3 सब्जियों में ही यूज हो जाता है। और गांव भर में होता क्या है, जैसे बगल वाला किसान
किसान ने देखा कि रामू चाचा ने फला दवा का प्रयोग किया, तो अगले किसान भी चले गए श्यामू चाचा और दुकानदार से बोले कि रामू चाचा ने तो आपके यहाँ से फला दवा ले गया है, वह हमको आप दे दीजिए। वो भी लाए, वो भी उस फसल में डाल दिए, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि वह मात्रा कितना डाला जाए। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, मात्रा को लेकर। हमारे किसान भाई शिक्षित नहीं हैं या हैं तो उस लेवल पे नहीं है जितना उनको होना चाहिए। तो यह हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम लोग उनको सजेस्ट करें, सलाह दें, थोड़ा मॉनिटरिंग कर लें। कोई भी पद जो है जिम्मेदारियों का होता है, लायबिलिटी होती है आपको उस पद का। जब आप देही तय होती है आपकी, तो हमारी आपकी यह जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सलाह दें, क्योंकि वो सीधे हमारे फूड चेन से जुड़ा है। हम आप यह नहीं कर सकते कि हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है, क्योंकि वो सीधे हमारे घर में आता है, वह सीधे हम यूज करते हैं। आप देखिए इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कोई भी हम सब्जी खा रहे हैं वो पूरी रूप से आज क्यों बात हो रही है, ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है। ऑर्गेनिक फूड की आवश्यकता से ज़्यादा मेरे किसान भाई फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, क्या आपको आज खेतों में केचुए मिलते हैं, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। इतनी जबरदस्त फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया कि वह हमारे मित्र जीवाणु जो थे वह विलुप्त हो चुके हैं, और हमारी भूमि बंजर हो जाएगी यदि इसी तरह से हम फर्टिलाइजर एवं इंसेक्टिव पेस्टिसाइड का प्रयोग करते रहे। दूसरी बात, एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और वह देखिए खाद्य पदार्थ सीधे माँ के दूध से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। तो समय से पहले क्या हो रहा है, बच्चों को चश्मे भी लग जा रहे हैं, बाल पक जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं यह जो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का ही रोल है। आइए अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। एक प्लांट जिसको ब्रिंजल भी कहते हैं। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रश्नों को कोरिलेट करके ही आपको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं, ब्रिंजल का बोटेनिकल नेम है सोलेनम मेलांजिना, बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया, क्रोमोसोम नंबर 2n = 24, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बेरी, ईटबल पार्ट पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि ब्रिंजल, टोमेटो किस टाइप के फल हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यह बेरी हैं। ईटबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मैंने भी बताया था आपको कि यह जो है ईटबल पार्ट क्या है, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा है। तो आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके ही पढ़ना है। तो इसका वनस्पतिक नाम हुआ सोलेनम मेलांजिना। यह किस कुल का है, तो यह सोलेनेसी कुल का है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। जन्म स्थान कहाँ है, भारत है। और किस प्रकार का फल है, तो यह बेरी टाइप फल है। कौन सा भाग खाते हैं, तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा खाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 4 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, इनमें लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, मीडियम स्टाइल और ट्रू स्टाइल और सीडो ट्रू स्टाइल। तो लॉन्ग स्टाइल और मीडियम स्टाइल फ्लावर में तो फ्रूट सेट होते हैं, लेकिन जो अभी ट्रू स्टाइल एवं सीडो ट्रू स्टाइल में इसमें फल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेराइटीज। देखिए वेराइटी से आप ध्यान रखिएगा, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, आजाद क्रांति और अर्का नवनीत। अब देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। पूसा आपके दिमाग में आया होगा तो पूसा क्यों लगा है। आपको मैं सर्वप्रथम यह बता देना चाहता हूं कि IARI, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका पूरा नाम है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
यह इसकी स्थापना 1905 में हुआ था दिल्ली में। तो आप जानिए कि वहां से जो भी वैरायटी निकलेगी, चूंकि यह जो स्थान है वो पूसा नामक स्थान पे इस्टेब्लिश है, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। तो वहां से जो भी वैरायटी निकलेगी उसके नाम के आगे पूसा लगा है, तो आप जान जाइए कि यह वैरायटी पूसा से निकली हुई है। पंत सम्राट, पंत सम्राट जैसा कि नाम के आगे पंत लगा है, हमारे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बना था। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। यह आपके अब चला गया उत्तराखंड में, डिवाइडेशन के पहले हमारे यूपी में ही था। अब आइए आजाद क्रांति, एक दूसरे से कोरिलेट करिए। आजाद जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, क्रांति वो क्रांतिकारी थे। तो यह जो है यह वैरायटी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से निकाली गई है ना नाम क्या है चंद्रशेखर आजाद, तो आजाद क्रांति। तो वह वैरायटी, जो भी वैरायटी जहां से निकलती है उसका नाम के आगे उस जगह का प्लेस जोड़ देते हैं। आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि पूसा भैरव कहाँ से निकाली गई वैरायटी है, तो IARI दिल्ली से निकाली गई। पंत सम्राट पंतनगर से निकाली गई है। आजाद क्रांति कानपुर से निकाली गई है। और अर्का नवनी II अच्छा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर कर्नाटका में, वहाँ से जो भी वेजिटेबल्स रिलीज होते हैं, वेजिटेबल्स की वैरायटी रिलीज होती है, उसके नाम के आगे अर्का लगा दिया जाता है, उसकी ये सीरीज बन जाती है। आप जानिए कि यह वैरायटी बंगलोर से निकाली गई है। यह पूछा भी जाता है कि यह वैरायटी कहाँ से निकाली गई है। अर्का नवमी, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, पंत सम्राट और पूसा भैरव, ये ब्रिंजल की वैरायटी है। इसके बाद आप देखिए सोइंग, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हर जो भी आप खाते हो हर चीज का पीएच होता है। तो यह जो है इसके लिए सॉइल पीएच कितना चाहिए 5.5 to 6, अर्थात अम्लीय भूमि में यह सुटेबल होगा इसके लिए। और ऐसे तो ब्रिंजल हर भूमि में पैदावार देती है, लेकिन सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है, दोमट भूमि। दोमट भूमि में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है और वह उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, तो इसके लिए दोमट मिट्टी बेटर है। देखिए किसान का मेन उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना, अधिक लाभ कमाना। तो उसको सब्जी किस समय बोना चाहिए, ध्यान यह देना है। मिनिमम कास्ट ऑफ पर यूनिट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट, कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ हम कैसे कमा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाई सप्लाई लो प्राइस और लो सप्लाई हाई प्राइस, दो बातों पर ध्यान देना है। देखिए जब कोई भी माल या सामान या प्रोडक्ट अधिक मात्रा में मार्केट में आ जाएगा तो उसका प्राइस, उसका दाम क्या होगा, बिलो होगा, कम होगा। वही प्रोडक्ट कम मात्रा में मार्केट में आएगा, कम सप्लाई होगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे आजकल आप देखिए परवल 80 रुपए के जी, परवल 80 रुपए के जी, मूली 60 रुपए के जी, आलू 40 रुपए के जी, टमाटर 60 रुपए के जी। तो किसान भाइयों इसमें यह भी ध्यान देना है कि हम ऐसे समय अपने क्रॉप को उत्पादन बढ़ाएं, उसको मार्केट में लाएं जिससे हमें अधिक से अधिक पैदावार मिल जाए। बैगन को हम 3 बार सोइंग करते हैं, 3 बार ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। देखिए विंटर सीजन, विंटर मीन जाड़ा, तो वह सितंबर अक्टूबर नवंबर में माल हमारा मार्केट में आ जाए। तो इसकी सोइंग, इसकी नर्सरी डाली जाती है, इसका बीज दर लगता है सीड रेट 4 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा और 1 बीघे में
20 बिस्वा और 1 एकड़ में 1.5 बीघा। और वैसे कर लें, ऑल इंडिया फार्मूला, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जमीन होती है, इससे कम नहीं होगी। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बिस्सा कुछ का होगा, आपके यहाँ कुछ का होगा। तो चलो भाई इसका समस्या सॉल्व कर दिया जाए कि 1 हेक्टेयर मीन्स 10,000 वर्ग मीटर जमीन होती है। ठीक, तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगा? 4 से 500 ग्राम। अब इसकी हम नर्सरी कब डाल देते हैं? विंटर सीजन में हमको माल मार्केट में उपलब्ध कराना है, तो हम जून में नर्सरी डाल देंगे। और सीडलिंग कितने दिन की होनी चाहिए? मिनिमम 30 दिन की होनी चाहिए। तो जून में मैंने नर्सरी डाल दिया और जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया और अक्टूबर में मेरा माल मार्केट में उपलब्ध हो गया। देखिए, फिर आइए स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, उसमें भी हमको माल दे देना है। कब? मार्च में। तो उसमें कब नर्सरी डालोगे आप? नवंबर में। और दिसंबर में 30 दिन बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग कर दोगे आप। वह माल आपको आ गया मार्च में। फिर आपको रेनी सीजन की तैयारी करनी है। रेनी मीन्स जुलाई में फिर हमको सब्जी मार्केट में दे देना है दोस्तों। उस समय भी आपको माल प्राइस अच्छी मिलेगी, ध्यान रखिएगा आप। यही है, खेती तो सभी करते हैं, लेकिन आपको वैज्ञानिक ढंग से, एक सिस्टमैटिक ढंग से कल्टीवेशन करना है और मिनिमम कास्ट ऑफ पर यूनिट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट की बात करनी है। तो अब देखिए, रेनी सीजन की आप मार्च में डाल दिए, अप्रैल में ट्रांसप्लांटिंग कर दिए और जुलाई में आपका माल उपलब्ध हुआ मार्केट में। उस समय भी आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। सीड रेट मैंने आपको बता ही दिया हूं। डिस्टेंस पे आइए, दूरी पे देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, राउंड शेप और लॉन्ग शेप ब्रिंजल। भाई राउंड चोखे में किसका यूज किया जाता है? राउंड। और कलौजी में लॉन्ग। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस में राउंड से गोले बैगन में हम 75 इंटू 45 सेंटीमीटर, 75 इंटू 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। लॉन्ग शेप में आएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर। इससे कम मत रखिएगा। दूसरा देखिए, कभी भी आप ट्रांसप्लांटिंग करिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डबल प्लांट मत ट्रांसप्लांट करिएगा, ट्रांसप्लांटिंग मत करिएगा। वो रिस्क बियर करने के लिए हम लोग कर देते हैं। तो आप किसी खेत में किसी एक कोने पे या किसी एक जगह जहाँ पे आप चुन लीजिए, वहाँ पे 20-25 पौधे एक्स्ट्रा लगा दीजिए और समय पर पानी देते रहिए, जैसे और पौधों को आप दे रहे हैं। तो जहाँ का पौधा मर जाता है, वहाँ का जमीन खाली रह जाती है, तो वहाँ से उखाड़ के आप फिर कर दीजिए। डबल पौधे किसान भाई इसलिए लगाते हैं रिस्क बियर करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए। दूसरा है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ब्रिंजल में 100 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस एंड 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। प्रति हेक्टेयर की यदि जब बात किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघे की बात हो रही है। तो 4 बीघे में 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस एंड 50 केजी पोटास। इसके अलावा 100 से 200 कुंटल फार्म यार्ड मैन्योर प्रति हेक्टेयर डालते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि जैसे आप 100 केजी यूरिया लाए तो 100 केजी का 100 केजी यूरिया में 100 केजी नाइट्रोजन ही है, परसेंटेज में 100 में 46। तो आपने 100 केजी यूरिया आप लाए, खाद उसको डाल दिए तो उसमें नाइट्रोजन कितना है? 46%। बाकी का जो मटेरियल वो फिलर है। ठीक, तो हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में। इसके बाद देखिए एक रैटून टर्म आता है, रैटून क्रॉप। एक फसल लेने के बाद हम फिर उसको काट देते हैं, तो उसमें जो शाखाएं आती हैं उसी को हम पुनः उस क्रॉप को ले रहे हैं, तो उसको हम रैटून क्रॉप के नाम से जानते हैं। रैटून क्रॉप में भी फर्टिलाइजर की मात्रा यही होगी, 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटास।
प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। सीड प्रोडक्शन में आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। तो सीड प्रोडक्शन में ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड सीड। ब्रीडर सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस हम रखते हैं 400 मीटर, फाउंडेशन सीड में 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड में 100 मीटर। यह भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, अब आइए हम इंसेक्ट पेस्ट पे आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जितेंद्र कुमार मौर्य जी के रिक्वेस्ट पर मैंने इसको विशेष तौर से बताने का प्रयास किया है। तो आइए फिर हम इंसेक्ट पेस्ट के रूप में देखते हैं कि बैगन की फसल में कौन कौन से कीड़े लगते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं इफ्लेचना बीटिल। उस कीड़े का नाम है इफ्लेचना बीटिल। अब देखिए यह कीट करता क्या है। यह कीट पौधों के पत्तियों को खा लेता है। इसके नियंत्रण के लिए 5% BSC या DDT 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। विशेष तौर से आप यह ध्यान रखिएगा, दवा का जब भी छिड़काव करना हो तो फलों को तोड़ने के बाद ही आप दवा का छिड़काव करेंगे। तो यह कीट जो है पत्तियों को खा लेते हैं, जिसमें हम BSC का फार्मूला है B6F6Cl6 और इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है DDT ट्राइक्लोरोएथेन, इसका पूरा नाम होता है। तो 5% BSC या DDT की मात्रा 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है सूट एंड फूट बोरर, जिसको फलों एवं तनों का छेदक कीट कहते हैं। तो यह मेजर बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है, खासकर ब्रिंजल में यह पूरे फली को ही नष्ट कर देता है। और जब यह कीट जो है तनों में जाते हैं तो ऊपर आप देखेंगे फुनगी पे ये फुनगी ऐसे झूल जाती है। तो यह किसानों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि नर्सरी डालते समय सीड को, चलिए मैं उसको के बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सूट एंड फ्रूट बोरर में मैलाथियान 400 ग्राम, मैलाथियान 400 ग्राम, यह दवा का नाम है मैलाथियान। 400 ग्राम 400 मिलीलीटर दवा होगी और 2 से 250 लीटर पानी में हम घोल बना के 10 से 15 दिन के अंतराल पे हम इसका छिड़काव करेंगे। ध्यान रखिएगा 1 हेक्टेयर की बात है, तो आपका जितने जमीन में आप फसल को लगाए हो उसी हिसाब से आप दवा और पानी का मात्रा मिलाइएगा। जैसे 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 4 बीघा में, 2 बीघे में है तो उसका आधा, फिर यदि 1 बीघे में तो उसका भी आधा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैलाथियान है। दूसरा है कार्बारिल, दूसरे दवा का नाम है कार्बारिल 50 WP है। तीसरे दवा का नाम है लिंडेन जो 25% में है और तीसरे दवा का नाम है DDT 9% है। तो यह 4 दवाएं, कोई भी दवा आप ले लीजिए और उसका, लेकिन आप मेन दवा में आप मात्रा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मात्रा ही अधिक होती है आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाता है, दवा में काफ़ी पैसे भी आपके चले जाते हैं एवं वह कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदायक है। यदि वो ज़्यादा इंसेक्टिव पेस्टिसाइड यूज किया हुआ वेजिटेबल यूज करेगा तो उसमें काफ़ी हैवी मेटल्स होते हैं जो उसके लिए हानिकारक होंगे, जैसे कैडमियम है, निकिल है, आयरन है, आर्सेनिक है। तो ये जो है हमारे शरीर में जब जाएंगे तो जो है ये किडनी को, लंग्स को, लीवर को डैमेज करते हैं। अगला है रेड माइट, जैसा नाम से आप देख रहे हैं रेड माइट है। तो इसके लिए आप एरामाइड एक दवा आती है 0.02% का, उसको डालना चाहिए। और नेक्स्ट एक फमोसिल ब्लाइट है। फमोसिल ब्लाइट में सिम्टम्स आप देखिए, इसमें फल जो है वृक्ष
पेड़ में लगे होंगे, लेकिन वो ऐसा रहेगा जैसे फल जल गए हों, राटिंग हो जाती है, फल सड़ जाती है, फड़ के वो सड़ने के बाद वो सीधे जमीन पे गिर जाती है फल। तो इसके लिए हम जो है सेबिन है, सेबिन 0.02% का हम यूज करते हैं। और मैलाथियान, जैसे पिछले बार भी मैंने बताया कि मैलाथियान 400 मिलीलीटर 200 से 50 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से हम स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए रेसिस्टेंट वैरायटियों का सबसे पहले है कि रेसिस्टेंट वैरायटी यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो रेसिस्टेंट वैरायटी आप ग्रो करिए, और नहीं तो फिर क्रॉप रोटेशन अपनाइए। जैसा मैंने पिछले बार आपको बताया था कि किसी एक निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोने की कला को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड में देखिए इसके लक्षण हैं, इसमें पौधों का ग्रोथ बढ़वा रुक जाती है एवं पौधों के पत्तियों में जगह जगह जो है हरा रंग गायब हो जाता है, और कभी कभी जब ज़्यादा अटैक होता है इनके जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जिसके नियंत्रण के लिए एक दवा आती है निमेटिसाइड। तो हम ये निमेटिसाइड दवा भूमि में मिला देते हैं। जैसा अभी मैंने बताया फार्मोसिस ब्लाइट, इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी है फ्लोरिडा मार्केट। तो आप देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हम कीड़ों एवं रोग को कैसे नियंत्रण करें। एक ये हम आपको भूल गए थे कि एक बीमारी होती है डैम्पिंग ऑफ। ये डैम्पिंग ऑफ बीमारी नर्सरी के स्टेज में लगती है। तो जब भी आप बीज को डालें नर्सरी में तो उसमें डैम्पिंग ऑफ बीमारी होती है जो फंगस द्वारा होती है। काइट बाई फंगस काजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोफथोरा स्पेसीज। इसमें प्री डैम्पिंग ऑफ एंड पोस्ट डैम्पिंग ऑफ। प्री डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि यह जो है फंगस या कवक बीज को ऊपर ही नहीं आने देता, वो सीड बेड के अंदर ही सीडलिंग को चेक कर देता है, मार देता है। दूसरा है पोस्ट डैम्पिंग ऑफ। यह जो है जमीन के ऊपर पौधे आएंगे और आप देखेंगे बिल्कुल बढ़ने के बाद एक सीमा तक समझ लीजिए कि 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर पौधे ऊपर आएंगे और नीचे से एकदम जैसे कि जड़ें एकदम सिकुड़ जाएंगी, उनकी डंठल वहीं पे गिर जाएंगे अर्थात तो मर जाएंगे। तो ये डैम्पिंग ऑफ है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जब बीज को आप बुआई माने नर्सरी में डालिए तो मार्केट से जो भी दवा सीड लाते हैं यदि वो उपचारित है तो ठीक है, नहीं इसमें 4 दवा है। पहली दवा है सेरेसेन, दूसरा है थायरान, तीसरा है केप्टान, चौथा है एग्रोसेंजियम। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने का मैं आपको सिंपल तरीका भी बता देता हूँ। कोई एक आधा लीटर का प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, उसमें बीज को डाल दीजिए, उसके बाद दवा की मात्रा को डाल के एक बार कागज से उसका मुंह बंद करके इसको 4 बार इस तरह आपस में अलट पलट दीजिए तो मिक्सिंग दवा हो जाएगी। दूसरा है फार्मेलिन से उस सॉइल को स्टरलाइज कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए। तो ये है कि बीज डालते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं उस स्टेज पे आपको काफी धनजन की हानि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।